नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो लोकतंत्र सिर्फ जपने वाला मंत्र नहीं है, ये जनता की आवाज की पवित्र ताकत है। और इस ताकत की पहली रक्षा पंक्ति है सही, साफ और पारदर्शी वोटर लिस्ट। अगर मतदाता सूची ही सटीक ना हो तो चुनाव कैसा, विधानसभा कैसी, लोकसभा कैसी और लोकतंत्र कैसा। और सोचिए, अगर इस वोटर लिस्ट को ठीक करने वाले सरकारी कर्मचारियों और उनके दफ्तरों पर हिंसक भीड़ हमला करने लगे तो यह सिर्फ हिंसा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा सीधा वार है। बंगाल में यही सब हो रहा है, और वो भी सत्तारूढ़ टीएमसी की देखरेख में। पिछले 2 दिनों में मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर में एसआईआर के विरोध में हिंसा फैलाई गई है। सोची समझी हिंसा। इसलिए आज पूरा सच में हम उठाएंगे सवाल कि एसआईआर से दीदी को इतनी परेशानी क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है, इतना डर क्यों है। आइए इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो एसआईआर के खिलाफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बयानबाजी कर रही हैं। वो और उनकी पार्टी के नेताओं पर आरोप है कि वो लंबे समय से लोगों को एसआईआर के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं, और अब इसका सीधा सीधा असर जमीन पर भी देखने को मिलने लगा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। मुर्शिदाबाद के फरक्का में गुस्साई भीड़ ने बीडीओ दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पहले भीड़ जबरदस्ती दफ्तर में दाखिल हो गई और फिर उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बीडीओ दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई, कंप्यूटर तोड़ दिया गया, फाइलों में आग लगा दी गई, सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए गए, फर्नीचर तहस नहस कर दिया गया और कुर्सियां उठा उठाकर फेंकी गई, जो तस्वीरों में नजर आ रही है। खिड़की, दरवाजे सब तोड़ दिए गए। आरोप है कि हिंसा करने वाले लोगों में से ज्यादातर टीएमसी के कार्यकर्ता थे। वहीं नॉर्थ दिनाजपुर के चकुलिया में बीडीओ दफ्तर में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद दफ्तर के सामान को बाहर निकालकर आग में झोंक दिया गया। इस तोड़फोड़ और आगजनी में 20 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। दरअसल कल सुबह चाकुलिया के कहाटा इलाके में कुछ लोगों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया था। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ के आरोप भी लगने लगे। ऑफिस के अंदर फर्नीचर से लेकर सब कुछ जलकर खाक हो गया। फायर फाइटर बीडीओ दफ्तर तक ना पहुंच सके, आग ना बुझा पाए, इसके लिए रास्ते बंद करके टायरों में आग लगा दी गई। बीच सड़क पर भी आग जलाकर प्रदर्शन किया गया। कई लोग बांस लेकर, डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात कंट्रोल करने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इसमें चाकुलिया थाने के स्टेशन इंचार्ज घायल हो गए, और भारी बवाल के बाद इलाके में भारी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और इस पूरे इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है। और जहां तक फरक्का में हुई हिंसा की बात है, तो आरोप है कि टीएमसी के विधायक मनीरुल इस्लाम ने इस पूरे मामले को भड़काया है। उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, उसको पूरी बेशर्मी के साथ सांप्रदायिक रंग, जी हां, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें टीएमसी विधायक मनीरुल इस्लाम बोल रहे हैं कि कागज राम से नहीं मांगे जा रहे, बल्कि सिर्फ रहीम से मांगे जा रहे हैं। आप भी सुनिए मनीरुल इस्लाम का यह भड़काऊ बयान, जिसके बाद यह हिंसा भड़की थी। রামের যখন নাম শুনছে তখন উনি বলছেন আপনার কিছু লাগবে না, আর রহিমের যখন নাম শুনছে তখন 14 গোষ্ঠীর ওর খতিয়ান চাইছে। এই টিচারিটার নির্বাচন আর ফারাক্কার মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে যদি গুলি খেতে হয়, মনিরুল ইসলাম আগে গুলি খাবে। तो नॉर्थ दिनाजपुर के चाकुलिया और मुर्शिदाबाद के फरक्का में हुई हिंसा के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि जिन इलाकों में हिंसा हुई है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। यहां पर टीएमसी के विधायक और नेता लोगों को भड़का रहे हैं।
बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी यही चाहती है कि किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम सही तरीके से ना हो पाए। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो का कहना है कि इस हिंसा का सीधा संबंध जो है वो ममता बनर्जी के समर्थकों से है जो अराजकता फैला रहे हैं। ये चाकुलिया में जो घटना घटाई वहां के जो विधायक है उस विधायक का नाम क्या है ये पता करिए पहले, वो विधायक कौन है और क्यों किया। ये विशेष एक वोट बैंक जो ममता बनर्जी का जो दुधेल गाय है उन लोगों का काम है और उन लोग बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए सब कर रहा। वीडियो ऑफिस में ऐसा हंगामा करता है, आग लगा देता है और कुछ नहीं होता है। कहां गई पुलिस, कहां गई ममता बनर्जी का शासन? और उसी का पार्टी का विधायक है। दुर्भाग्यजनक है। सबका हिसाब किताब होगा। गवर्नमेंट जिस दिन चेंज होगा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, जांच होगा और सबको हिरासत में लेंगे। तो बंगाल में मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर में एसआईआर के खिलाफ हिंसा हुई है। यह हिंसा इन्हीं दो इलाकों में क्यों हुई, जरा इसका भी पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी दिनाजपुर की। तो बांग्लादेश से सटे उत्तरी दिनाजपुर में पिछले 23 सालों में मतदाताओं की संख्या में 105% की आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है। सोचिए 105% लोग, 105% वोटर इस पूरे इलाके में बढ़ गए हैं, जो पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा हैं। सोचिए पूरे बंगाल में इससे ज्यादा कहीं भी जो है मतदाता नहीं बढ़े। इसके अलावा आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक उत्तरी दिनाजपुर में कुल मुस्लिम आबादी करीब 50% है और यहां अक्सर घुसपैठ के मामले सामने आते रहते हैं, क्योंकि उत्तरी दिनाजपुर बांग्लादेश के साथ लगभग 227 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। आइए बात करते हैं मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद जिला बांग्लादेश के साथ लगभग 125 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, जिसमें नदी और नाले भी शामिल हैं और इसी कारण मुर्शिदाबाद में घुसपैठ की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। और जहां तक जनसंख्या के आंकड़ों की बात है तो मुर्शिदाबाद में 2011 में मुस्लिम आबादी 66% थी, 66%। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मुर्शिदाबाद में 1951 में आजादी के बाद मुस्लिम आबादी करीब 55% थी, जो अब 66% हो गई है। यानी इसमें सीधे सीधे 11% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पूरे भारत में इस दौरान यानी 1951 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी बढ़ी है 4% और उधर कितनी बढ़ी है 11%। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर में हिंसा की गई, एसआईआर का काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई, उनके दफ्तरों पर हमला किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी राज्य की मुखिया हिंसा को रोकने के बजाय उल्टा चुनाव आयोग को ही नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं। ऊपर से वो लोकतंत्र की दुहाई भी दे रही हैं। सुनिए ममता दीदी ने क्या कहा। একমাত্র বাংলা এইসবগুলো কেন? অন্য স্টেটের বেলায় সবকিছু অ্যালাউ, বাংলার বেলায় কিছুই অ্যালাউ নয়। তো ইলেকশন কমিশন কি ঠিক করবে? চেয়ারের মর্যাদা রক্ষা করুন, চেয়ারের পরম্পরা রক্ষা করুন, চেয়ারের ইম্পার্শিয়ালিটি রক্ষা করুন, মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা জানাবে। तो ऐसा नहीं है कि एसआईआर के खिलाफ बंगाल में हिंसा अचानक भड़की है। दरअसल ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता लगातार एसआईआर पर धमकी दे रहे थे और इसकी शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब चुनाव आयोग ने अक्टूबर में एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की थी पश्चिम बंगाल के लिए। दिसंबर 2025 में कृष्णानगर रैली में ममता बनर्जी ने महिलाओं से कहा कि अगर मतदाता सूची से नाम कटते हैं या दबाव डाला जाता है तो लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके किचन में हथियार तो है ना। बात यही नहीं रुकी। वर्धमान उत्तर से टीएमसी विधायक निशित मलिक ने खुलेआम धमकी दी थी कि अगर एसआईआर के नाम पर किसी भी असली वोटर को हटाने की कोशिश की गई तो वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को आग लगा देंगे। तो ममता सरकार में मंत्री और कोलकाता के मेयर फिराद हकीम ने तो सीधे सीधे बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी हाथ पैर तोड़ देने की धमकी दे डाली थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी का पोस्ट करते हुए यह शेयर किया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का भी इसी तरह का हाल किया जा सकता है। एक तरह से चेतावनी थी। वहीं टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर ने धमकी देते हुए कहा था
कि एसआईआर लागू होने पर भारत में भी नेपाल जैसा हाल किया जा सकता है। वहीं टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने कूच बिहार के मेखलीगंज की जनसभा में कहा था कि अगर किसी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो बंगाल में खून की नदियां बहेंगी। उधर ममता दीदी अब भी एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने हाल ही में कहा है कि चुनाव आयोग ने राज्य में 54 लाख लोगों के नाम बिना अपना बचाव करने का उन्हें मौका दिए बिना हटा दिए हैं। देखा जाए तो ममता के इस बयान में एक बड़ा झोल है। वो ये बात अच्छी तरह से समझती हैं कि अब भी इन लोगों के पास अपील करने के कई मौके हैं। आप भी सुनिए ममता बनर्जी ने किस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की है। গত পরশুদিন ড্রাফট লিস্ট বেরিয়েছে, এতদিন কিচ্ছু বেরোয়নি। এবং সেই ড্রাফট লিস্টও যদি দেখেন সবার পক্ষে অত কোটি কোটি পাতা খুঁজে নিজের নামটা কতদূর দেখা সম্ভব। অনেক অসহায় মানুষ আছে, সাধারণ মানুষ আছে, আমি জানি না, কিন্তু 54 লক্ষ নাম বিনা কারণ দর্শানোর সুযোগ দিয়ে বেআইনিভাবে অনৈতিকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। इस बीच बीजेपी का कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता बंगाल में भ्रम फैलाकर लोगों को भड़का रहे हैं और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने और क्या कहा। This repeated action by Trinamool Congress led supporter, it shows Trinamool Congress, they just want to stop SIR. Trinamool Congress, they are very much aware that SIR will be continue as per schedule and draft final voter list will come into the reality within the stipulated time. ग्वालपोखर पे आग लगा, उस जगह में बहुत मात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठिया है और उस ग्वालपोखर को पैसेज बनाकर वो झारखंड की डेमोग्राफी भी बदल रहा है और उसी घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में है। उसको रखने के लिए मुख्यमंत्री जी-जान कोशिश कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं इसका नाम वोटर लिस्ट का बाहर जाए। पश्चिम बंगाल की आम जनता भी यही चाहते हैं, झारखंड बिहार के लोग भी समझ रहे हैं कैसे उसका डेमोग्राफी बदल रहे हैं, कैसे सिर्फ लाभ जिहाद नहीं लैंड जिहाद भी शुरू हो गया वहाँ। तो इससे देश को बचना चाहिए, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। दरअसल पहले ही दिन से ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर डरी और घबराई हुई हैं। वो राज्य में वोटर लिस्ट की जांच से इतना परेशान हैं कि वो कभी इसे बैकडोर से एनआरसी बताती हैं तो कभी इसे मुस्लिम विरोधी साबित करने पर ही तुल जाती हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वोटर लिस्ट की जांच से ममता दीदी इतना क्यों घबरा रही है। आइए इसे बिंदुवार तरीके से एक ग्राफिक्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो ममता बनर्जी की चिंता का जो मुख्य कारण इस साल बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव है, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी। टीएमसी ने 2021 में 213 सीटें जीती थी, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। बंगाल में करीब आधिकारिक तौर पर 27% मुस्लिम मतदाता हैं। यह संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, जो पूरी तरह से टीएमसी का सबसे मजबूत वोट बैंक माने जाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि इन्हीं मुस्लिम वोटर्स में एक बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की भी है, जिनके नाम अवैध रूप से टीएमसी ने वोटर लिस्ट में दर्ज करवा दिए हैं। अब दरअसल ममता दीदी को इन्हीं मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सता रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि एसआईआर में बड़ी तादाद में अवैध घुसपैठियों के नाम कट सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे सीधे सीधे ममता बनर्जी को चुनावी नुकसान हो सकता है। उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठिए हैं और यहां पर हिंसा भी हुई है। इस पूरे सीमावर्ती इलाके को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। जाहिर है वोटर कटे तो नुकसान ममता दीदी का ही होगा। और दरअसल 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी ये बताते हैं कि ममता बनर्जी की असली ताकत उनका मुस्लिम वोट बैंक है। 2021 में मुस्लिम बहुल जिलों में ममता बनर्जी की टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर दिया था और अब इन्हीं इलाकों में एसआईआर के दौरान
वोटर लिस्ट में काफी हद तक गड़बड़ी देखने को मिल रही है। आइए अब हम आपको स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि 2021 में मुस्लिम प्रभाव वाले जिलों में ममता दीदी की टीएमसी की परफॉर्मेंस किस तरह की रही थी, जिसे देखने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, जहां हिंसा हुई है। यहां 22 सीटें हैं, जिसमें से टीएमसी 20 सीटों पर जीती थी। आइए इसके बाद अब बात करते हैं मालदा की, जहां की कुल 12 सीटों में से 8 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में, वो 8 सीटें गई। अब चलिए इसके बाद चलते हैं उत्तरी दिनाजपुर, जहां फिर से हिंसा हुई है। यहां कुल 9 सीटें हैं, जहां पर टीएमसी ने 7 सीटें जीती थी। और अब इसके बाद रुख करते हैं उत्तर 24 परगना का। यहां अच्छे खासी बहुत सारी 32 सीटें हैं, जिसमें से 27 सीटों पर टीएमसी को सफलता मिली थी। और अब बारी है दक्षिण 24 परगना की, जहां कुल सीटें हैं 31, और इसमें से 30 सीटें 31 में से 30 सीटें टीएमसी जीत गई थी। आखिर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जरूरत सबसे ज्यादा क्यों है? और इसका उत्तर है बांग्लादेशी घुसपैठिए। राज्य की जनसंख्या के आंकड़ों भी कहीं ना कहीं जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहां बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की है। आजादी के बाद से ही बंगाल में मुस्लिम आबादी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी है, जो इस शक को और पुख्ता बनाती है। अगर पश्चिम बंगाल के जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो 1951 में जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद जब पहली जनगणना हुई 1951 में, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी थी 19.8%। लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 27%। मैंने आज गलत बोला है, यह अभी जनसंख्या हुई नहीं है 13, 14, 15 साल से। यह संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, 27% से भी ज्यादा हो सकती है। यानी राज्य की जनसंख्या में 7.2% मुस्लिम हिस्सेदारी बढ़ गई है 1951 से लेकर 2011 तक। 1951 में पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख मुसलमान थे। वहीं 2011 में मुसलमानों की जो आबादी है वो करीब 2.47 करोड़ हो चुकी है। यानी करीब 5 गुना की बढ़ोतरी मुस्लिम आबादी में हुई है। अगर पूरे देश से इसकी तुलना की जाए तो आजादी के बाद से पूरे देश में मुस्लिम आबादी 4.3% बढ़ी है। वहीं बंगाल में बढ़ोतरी का यह प्रतिशत है 7.2, कहां 4.3 और कहां 7.2, अंतर साफ है। यानी पूरे देश के औसत के मुकाबले में बंगाल में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। और पश्चिम बंगाल में 1951 में जहां 78.7% हिंदू थे, वहीं 2011 में यह हिस्सेदारी घटकर 70.5% पर पहुंच गई है। यानी हिंदुओं की आबादी में पूरे 8.2% की गिरावट आई है। मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू कम हो रहे हैं, तब भी घुसपैठ पर चर्चा नहीं की जा रही पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, जो की जानी चाहिए। और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में 1971 से लगातार बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए बस रहे। 1977 से 2011 तक 34 साल तक रही वाम मोर्चा सरकार ने इस घुसपैठ को रोकने के बजाय घुसपैठियों को मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड उपलब्ध कराने के साथ साथ आवास, जमीन के पट्टे आदि भी दिए। इसके एवज में 2006 तक वाम मोर्चा को, लेफ्ट फ्रंट को एक साथ एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक मिलता था। लेकिन पिछले 3 चुनावों से ये मुस्लिम वोट बैंक ममता दीदी की टीएमसी के खाते में। इसलिए आरोप है कि इन अवैध घुसपैठियों को कई छूट मिली हुई है पश्चिम बंगाल में। आइए देखते हैं कि आखिर बंगाल में किस किस जिले में जनसंख्या असंतुलन हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, जहां पर हिंसा हुई है, वहां पे 67% मुसलमान हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं मालदा की, यहां पर 51% मुसलमान हैं। इसके बाद चलते हैं उत्तर दिनाजपुर, जहां पर करीब 50% मुस्लिम हैं। वीरभूम 37% मुसलमान हैं। इसके बाद बारी आती है दक्षिण 24 परगना की, जहां पर 36% मुसलमान हैं। वहीं नदिया में 27% मुसलमान हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं कूच बिहार की, 27% मुसलमान, हावड़ा 26% मुसलमान। और इसके बाद चलते हैं उत्तर 24 परगना, जहां पर उत्तर 24 परगना, यहां पर 26% मुसलमान हैं। और दक्षिण दिनाजपुर में 25% मुसलमान
मान हैं। तो यह स्थिति हो चुकी है जनसंख्या असंतुलन की पश्चिम बंगाल में। इसी बीच मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। झारखंड में एक बंगाल के मजदूर अलाई शेख की मौत से गुस्साए लोगों ने, उसके गांव के, उसके समाज के लोगों ने बेलडांगा में आज सुबह से ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। विरोध प्रदर्शन सामान्य नहीं थे, बेहद हिंसक थे। इन लोगों ने NH-12 पर प्रदर्शन किए जाने के साथ साथ सड़क पर टायर जलाए। वहीं हजारों लोगों ने लाल गोला सियालदह रेलवे लाइन पर ट्रेनों को रोककर प्रदर्शन किया। यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान लाल गोला से सियालदह जाने वाली ट्रेनें काफी देर तक रुकी रहीं और आरोप यह भी है कि प्रदर्शनकारियों ने इन ट्रेनों पर पत्थर फेंके। स्थिति लगभग काबू से बाहर हो गई और इसी बीच इस घटना को कवर कर रही एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर सोमा मैती के साथ भी मारपीट की गई है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई हैं। सोमा ने बताया कि उनके सर पर हमला किया गया, उनका कैमरा बंद कर दिया गया और उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया। इस घटना में सोमा के साथ साथ उनका कैमरामैन भी घायल हुआ है। और इस बीच पत्रकार सोमा ने यह बताया है कि घटना के समय वहां कई पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भीड़ को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की। इस पूरी घटना ने ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल लगा दिया है कि यहां तक अब महिला पत्रकार भी पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, भीड़ तंत्र का वो शिकार हो रही है। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे BMC में भगवा लहर ने कैसा बदला सत्ता का गणित। क्या सोच रहे हैं प्रमोद भैया? कमाई बढ़ जाए, बच्चे को स्कूल भेजना है। अरे तो काम काहे नहीं बढ़ रहा है? उसके लिए चाहिए होती पूंजी। अरे PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम जैसे रेडी पटरी वाले को सरकार बिना किसी गारंटी के बहुत आसानी से 15,000 का लोन देती है। कैसे? PM स्वनिधि योजना में खुद को रजिस्टर करना बहुत आसान है। हाँ। इसके लिए आपको नगर निगम के ऑफिस में जाना पड़ेगा और नहीं तो PM स्वनिधि योजना के वेबसाइट पे जाकर के खुद को रजिस्टर कर लीजिए। देखिए, एक बार अगर आपने लोन चुका दिया तो दूसरी बार 25,000 का और तीसरी बार पूरे 50,000 का लोन मिल सकता है। PM स्वनिधि योजना, उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो मुंबई की सत्ता पर आज महायुति की मोहर लग गई। बीएमसी चुनाव में महायुति गठबंधन ने ऐसा भगवा लहराया कि ठाकरे ब्रदर्स की सियासत अब सिमट कर रह गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा संदेश दे दिया है महाराष्ट्र की राजनीति ने कि विकास की राजनीति ही चलेगी, वंशवाद की नेगेटिव पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। और बीएमसी चुनाव में महायुति गठबंधन 119 सीटों पर आगे है, जबकि ठाकरे ब्रदर्स 82 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। बीजेपी अकेले दम पर 90 सीटों पर आगे है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभर रही है। और शिंदे गुट की शिवसेना 29 सीटों पर आगे है, वहीं उद्धव गुट को 71 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं। मतलब साफ है कि मुंबई ने सत्ता की चाबी महायुति को सौंप दी है और ठाकरे ब्रदर्स की बीएमसी का जो किला है वो ढह गया है। इस ऐतिहासिक जीत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जताई और कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।